नमस्कार साथियों, आपने भी महसूस किया होगा कि जीवन फूलों की सेज नहीं। यहाँ हर रोज आपकी सहनशीलता की परीक्षा होती है। हर एक के जीवन में अनेक परेशानियां हैं। पारिवारिक परेशानी, शरीर की परेशानी, किसी को काम की परेशानी, किसी को बच्चों की परेशानी, तो किसी को संबंधियों से परेशानी। लेकिन आपने महसूस किया होगा कि हर परेशानी एक शिक्षा दे के जाती है और हर परेशानी आपको पहले से ज़्यादा मजबूत बनाती है। आज मैं आपको एक ऐसे बालक की कथा सुनाऊंगा जिसको सुनकर आप स्वयं महसूस करेंगे कि मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ। कम से कम मेरे जीवन में इतनी तकलीफें तो नहीं हैं। और बालक की तरह आप भी अपने जीवन में एक प्रतिज्ञा करेंगे कि मुश्किलों मैं डरूंगा नहीं, मैं लड़ूंगा और एक दिन मुश्किलें और तकलीफें डर कर भाग जाएंगी। तो एक उस बालक की कथा सुनाता हूँ। एक व्यक्ति है, बहुत ही साधारण, एक फैक्ट्री में दिहाड़ी पे मजदूरी करता है, लेकिन स्वभाव का बहुत अच्छा, बहुत नेक और सबकी सेवा करने वाला। उसी फैक्ट्री में एक बहुत ही पुराना मजदूर भी काम करता है। लोग उसे प्यार से काका कहते हैं। काका के जीवन में कोई नहीं, सिर्फ एक सुंदर सुशील कन्या उसकी बेटी है। काका बूढ़े तो हो ही रहे थे। एक दिन उनको थोड़ा सा शारीरिक परेशानी होती है, तो हमारा मजदूर तैयार खड़ा है, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करता है, उनकी बहुत सेवा करता है। उनकी दवाइयों पे जो पैसे उसके पास थे वो भी सब खर्च कर देता है। तो वृद्ध काका ने एक दिन इस मजदूर को बुलाया और अपनी सुंदर सुशील कन्या का हाथ उसके हाथ में रख दिया। कन्या भी खुश थी कि अगर अमीर नहीं है तो क्या हुआ, स्वभाव के दिल के तो अच्छे हैं। शादी हो जाती है और बहुत साधारण जीवन व्यतीत कर रहे हैं। खुश हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जीवन पसंद करने से नहीं चलता। जीवन में कुछ और भी ज़रूरतें होती हैं। वो ज़रूरतें पूरा करने की उनके पास ताकत नहीं, क्योंकि यहाँ तो रोज़ कमाना और रोज़ खाना। लेकिन फिर भी उस थोड़ी सी कमाई में ही वो खुश हैं और उनकी खुशियों में चार चांद लग जाते हैं जिस दिन एक सुंदर बालक को जन्म देती है। बालक के साथ गरीबी में रह रहे हैं लेकिन खुश हैं। वक्त बीत रहा है, उनका बेटा लगभग 1 साल का हो जाता है। एक दिन मजदूर फैक्ट्री में काम करता है, फैक्ट्री में एक्सीडेंट हो जाता है और उसका दाहिना हाथ मशीन के अंदर आकर कट जाता है। दुख से, पीड़ा से चिल्लाना शुरू कर देता है। फैक्ट्री वाले लोग उसे एक हॉस्पिटल में भर्ती कर देते हैं। फैक्ट्री के मालिक ने भी इलाज का खर्चा दे दिया और वो कुछ दिनों में इलाज के बाद ठीक हो जाता है। लेकिन एक हाथ, दाहिना हाथ उसका हमेशा के लिए चला जाता है। मालिक उसे तो भाई काम चाहिए, काम नहीं तो आप उसके लिए बेकार दुत्कार कर निकाल दिया जाएगा। बहुत मिन्नत करता है मजदूर कि मुझे कम से कम कोई काम दे दो, चौकीदारी दे दो। तो मालिक कहता है कि तुम क्या चौकीदारी करोगे, हाँ तुम्हारे पास तो हाथ ही नहीं है, किसका मुकाबला करोगे। ना तो तुम फैक्ट्री में काम कर सकते हो, ना आप कोई मेरा काम कर सकते हो। इसलिए उसको दुत्कार के निकाल देता है, थोड़े से पैसे उसके मुंह पे फेंक देता है।
बेचारा रोता गाता हुआ वो थोड़े से पैसे लेकर घर आ जाता है। रोज कोशिश करता है कि इसे कोई काम मिल जाए, दर दर ठोकर खाता है लेकिन कोई काम नहीं मिलता। एक दिन वो 50 रुपए कमा कर लाता है और अपनी पत्नी के हाथ में रखता है, कहता है कि अब मुझे एक काम मिल गया है। पत्नी खुश कि चलिए 50 रुपए ही सही, उसके पति ने कमाना तो शुरू कर दिया। आज और उनके जीवन में एक खुशी का दिन है कि उनके बेटे का पहला जन्मदिन है। पति काम पर गए हुए हैं और पत्नी बेटे को लेकर एक मंदिर में जाती है कि भगवान को शुक्रिया करें कि आज मेरे बेटे का पहला जन्मदिन है। बेटे को लेकर मंदिर जाती है तो उसके होश हवास उड़ जाते हैं। उसका पति काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था? मंदिर में बैठकर भीख मांग रहा था। पति को भीख मांगते हुए देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और घर में रोती गाती आई, बेटे को एक पलंग पर लिटाकर और हमेशा के लिए भाग गई। मुश्किलों को वो सामना नहीं कर पाई, इसलिए घबरा कर भाग गई। मजदूर जब शाम को वापस आता है भिखारी बना हुआ, तो आकर क्या देखता है कि उसकी पत्नी जा चुकी है। बेटा 1 साल का, क्या करे? उस भिखारी ने घर भी छोड़ दिया और बेटे को अपने साथ जहां भीख मांगता है वहीं ले जाने लगा। क्या करे? 1 साल के बच्चे को अकेला नहीं छोड़ सकता। अजीब भिखारियों की जिंदगी है। वो लोग वहीं पर भीख मांगते हैं, वहीं पे समझिए कमाते हैं और वहीं पर अगल बगल में सो जाते हैं। जहां पर एक तरफ भिखारी सो रहे होते हैं और वहीं पे सड़क के कुत्ते भी सो रहे होते हैं। ऐसे लगता है जैसे कुत्ते और भिखारियों की जिंदगी एक जैसी है। इसी जिंदगी को बिता रहे हैं। लड़का 5 साल का हो जाता है। अचानक एक दिन बीमार पड़ जाता है तो उसका पिता उसको एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करते हैं। अब भिखारी का काम बंद, क्यों भीख मांगने जा नहीं सकता, बेटे के साथ रहना जरूरी है। बेटा 6-7 दिन तक बीमार रहता है, खाने पीने के लाले। भिखारी तो कम से कम अपनी भूख सहनशील कर लेता है, लेकिन बेटा वो तो रो रहा है, वो तो चिल्ला रहा है। इस दुख को वो सहन नहीं कर पाता और वो खुदकुशी कर लेता है। 5 साल के बच्चे को भिखारी अपने पास ले आते हैं और अपने पास रख लेते हैं। सुबह का टाइम है, बच्चे ने कुछ खाया नहीं है, भूख उसे बड़ी जोर से लगी हुई है। उसके अगल बगल स्ट्रीट डॉग 2-3 घूम रहे हैं। एक महिला आती है और एक रोटी का टुकड़ा कुत्ते की तरफ फेंकती है। कुत्ता आधी रोटी छीन लेता है और खाने के लिए उस टुकड़े को मुंह में डाल लेता है और बाकी आधा टुकड़ा जो है वो बालक ले लेता है। भूख इतनी निर्दयी होती है कि कुत्ते का खाना भी खाने के लिए मजबूर इंसान हो जाता है। ये दृश्य एक वृद्ध पुरुष देख रहा है, उसे बड़ी तरस आ जाती है। वो भिखोरियों से बात करके उस बालक को अपने पास ले जाता है। एक झोपड़ी है, झोपड़ी के बाहर एक उसने मेज रखी हुई है और वहाँ पे आने जाने वालों की दाढ़ी बनाता है, हेयर कटिंग करता है। जो थोड़े बहुत पैसे मिलते हैं उसका गुजारा उससे हो जाता है। बालक भी थोड़ी सी उसकी मदद करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये सेब का कटोरा धो दिया,
या बाजार से थोड़ा बहुत सामान ला दिया, घर की साफ सफाई कर दी गई। इसी तरह जिंदगी चल रही है। 5 साल की उम्र उस बालक की हो जाती है और अचानक वो वृद्ध पुरुष अपनी जीवन लीला समाप्त करके ईश्वर के पास चला जाता है। 5 साल का बच्चा अकेला, और कुछ गुंडे वहाँ पर आते हैं, उसके मेज और दाढ़ी बनाने के सामान को सब तोड़ ताड़ के फेंक देते हैं और उसकी झोपड़ी पे कब्जा भी कर लेते हैं। एक बार फिर लड़का सड़क पर आ जाता है। उसे कुछ समझ नहीं आता है तो सोचता है कि चलिए मंदिर ही चलते हैं। मंदिर में जाकर ईश्वर से कहता है कि भगवान, मैं तेरे पास रोने धोने के लिए नहीं आया हूँ, ना ही मैं तेरे पास भीख मांगने आया हूँ। मैं तेरे से कहने आया हूँ कि मैं हर मुश्किल का डटकर सामना करूँगा। वो रात वो भिखारियों के साथ ही बिताता है और उसके दिल में एक गलत विचार आता है। भिखारियों के थोड़े से पैसे सोचता है कि चोरी करके कहीं कुछ काम के लिए निकल जाऊंगा। चोरी करते हुए पकड़ा जाता है। सब भिखारी कहते हैं, लीजिए, हमने तो तुझे शरण दी और तू हमारी ही चोरी कर रहा है। उसे बहुत पीटते हैं, बहुत मारते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। पुलिस वाला सोचता है कि 10 साल का लड़का है, चलिए घर ही रख लेते हैं, इससे कुछ काम कराएंगे। पुलिस वाला उस लड़के को अपने घर अपनी मदद के लिए ले जाता है और वो इतना निर्दयी होता है कि उसका विचार यही होता है कि अगर किसी को भूखा रखोगे तो उससे काम लोगे, अगर उसका पेट पल गया तो वो आपको आंखें दिखाएगा। थोड़ा सा गलत काम होने पर अपनी बेल्ट निकाल लेता है और उस बेटे को पीटता है और खाने के लिए कभी भी भर पेट नहीं देगा, आधा पेट ही खाना देगा। तंग आकर एक दिन वो लड़का पुलिस के कुछ पैसे चोरी करके भाग जाता है। कहता है कि मैंने इतने दिन इसका काम किया, इसने मुझे तनख्वाह नहीं दी, तो मैं तो इसका हकदार हूँ। वो पैसा लेकर एक दूसरे शहर में चला जाता है और एक साधारण से सैलून में नौकरी कर लेता है। उसी सैलून की दुकान पे वहीं पे रहता है और वहीं काम करना शुरू कर देता है। थोड़ी बहुत दाढ़ी वाड़ी बना ही लेता था। धीरे धीरे वहाँ पे कटिंग बनाना भी सीख लेता है। एक दिन उसी दुकान में वो रात को सोता है और सपने में बहुत खुश हो रहा है। वो क्या देख रहा है कि एक बहुत बड़ा महल है और एक बहुत बड़ी सुंदर कन्या उसके जीवन में है और वो बड़े मखमली गद्दे पे सो रहा है। बड़ा खुश कि देखा कि मैंने जीवन में ये सब कुछ हासिल कर लिया। तभी अचानक उसकी नींद खुलती है तो क्या देखता है कि दुकान में शॉर्ट सर्किट आग लगी हुई है। भागता है अपने जीवन को बचाने के लिए। जो थोड़ी बहुत जिंदगी चल रही थी वो भी खत्म। अब वो किसी दूसरे सैलून पे नौकरी के लिए जाता है। अब थोड़ा बहुत वो दाढ़ी भी बना लेता था, थोड़ी बहुत कटिंग भी कर लेता था। रहने के लिए तो जगह थी ही नहीं, उसी दुकान में वो रहता है। खूब मेहनत से काम करता है, दिन रात काम करता है और बड़े सेवा भाव से जो भी कटिंग कराने आते हैं, दाढ़ी बनाने आते हैं, अपना काम करता है। मालिक बहुत खुश। क्यों? क्योंकि उसका काम काफ़ी बढ़ गया, आमदन बहुत बढ़ गई। लेकिन अच्छी कमाई एक बुरी आदत लेके आती है और मालिक जुआ खेलने लग जाता है और एक दिन जुए में अपनी दुकान भी हार जाता है। जिस इंसान ने जुए में उसकी दुकान जीती थी उसको सैलून का काम पसंद नहीं आता है। वो सारे सामान को बेच देता है और लड़के को निकाल देता है।
लड़के के दिल में एक ख्याल आता है कि इस तरीके से जीवन चलाना सही नहीं होगा। जो उसने जीवन में कमाया था उससे एक अच्छा सुंदर सूट खरीदता है और एक बड़े शहर में जाकर रहने लगता है। अब उसने कटिंग के कुछ नए तरीके भी सीख लिए थे। आजकल के लोगों को कैसी टेढ़ी मेढ़ी कटिंग की ज़रूरत होती है, दाढ़ी भी बनाने का उसका एक अपना अंदाज ही निराला था। तो इसलिए उसने सोचा कि एक अच्छे कपड़े पहनकर एक अच्छी दुकान में काम करूँगा। एक ब्यूटी सैलून में उसे एक अच्छी नौकरी मिल जाती है। वहाँ काम करने लगता है और एक कमरा किराए का लेके रहने लगता है। धीरे धीरे लोग उसके काम से बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि ये आजकल के लड़कों को जैसी कटिंग चाहिए वैसे नए नए डिज़ाइन की कटिंग करने लग जाता है। जब देखता है कि इसका नाम हो गया है तो मालिक से एक दिन कहता है कि देखो भाई, मैं नौकरी करूँगा तो एक ही शर्त पे कि जो भी कटिंग कराने आएगा उसके जो पैसे हैं उसके आधे मेरे आधे आपके। मालिक उसकी शर्त मान लेते हैं। उसकी कमाई बढ़ने लगती है, खूब शहर में नाम हो जाता है। तभी एक बहुत बड़ी ब्यूटी सैलून से उसे ऑफर आती है कि तुम्हें रहने के लिए एक घर भी दिया जाएगा और पार्टनरशिप दी जाएगी। यहाँ से नौकरी छोड़कर वो उस बहुत बड़े चेन जो फ्रेंचाइजी की थी और एक बहुत बड़े मॉल के अंदर थी, वहाँ पे काम करना शुरू कर देता है। अब पूरे शहर वाले जितने सेलिब्रिटीज़ हैं वो अपनी शान समझते हैं इससे अपनी कटिंग कराने के लिए या शेव बनाने के लिए। पूरे शहर में इसका नाम हो जाता है। ये भी बहुत खुश कि उसने चलिए कुछ महारत तो हासिल की। अब एक दिन ये सोचता है कि इस तरीके से तो जीवन में मेरा वो सपना जो मैंने देखा था कभी पूरा नहीं होगा, ना महल बनेगा और ना सुंदर कन्या मेरे जीवन में आएगी। वो एक दिन नौकरी छोड़कर एक किराए का दुकान ले लेता है और उसमें अपना काम शुरू कर लेता है। दिन रात वहीं पे रहना, दिन रात काम करना, खूब मेहनत करना, नए नए तरीके से कटिंग कराना। जाहिर है पूरे शहर में नाम हो जाता है। धीरे धीरे वो अपने काम को और फैलाता है और एक आध ब्रांच ऑफिस खोल लेता है। फिर अपने दुकान के आगे लिख देता है कि ब्यूटी लाइज इन हेयर कटिंग सैलून। हर आदमी ब्यूटीफुल तो बनना ही चाहता है, इसलिए इसके पास कटिंग कराने वालों की भीड़ लग जाती है और देखते ही देखते वो उस शहर में 10-15 फ्रेंचाइजी बना लेता है, ब्यूटी लाइज इन हेयर कटिंग सैलून। बहुत नाम। अब धीरे धीरे ये तो सेलिब्रिटी बन जाता है। लोग कहते हैं लीजिए बार्बर भी सेलिब्रिटी है। जब इसके पास पैसे हो जाते हैं तो एक बहुत ही सुंदर घर अपने लिए बना लेता है और एक दिन एक बहुत ही सुंदर कन्या इसके पास नौकरी के लिए आती है। उसे नौकरी में रख लेता है। फिर अचानक उसे अपने वही सपने की याद आती है, कितना सुंदर घर भी आ गया, एक सुंदर कन्या भी मेरे जीवन में आ गई। बहुत खुश होता है। देखते देखते वो क्या करते हैं कि उस देश के हर शहर में अपना फ्रेंचाइजी बनाते हैं। एक के बाद एक फ्रेंचाइजी बनते चले जा रहे हैं और पूरे देश में वो एक प्रसिद्ध बार्बर बन जाता है। अब जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनके यहाँ शादियाँ विवाह होते रहते हैं, वहाँ इसको विशेष न्योता मिलता है। इसी तरीके से एक उस देश का सबसे रईस व्यक्ति, उसके बेटे की शादी थी, डेस्टिनेशन मैरिज थी, वहाँ पे इसको बुलाया जाता है और लाखों रुपए का एडवांस दिया जाता है।
अब लाखों रुपए का जब एडवांस मिलता है तो ये सोचता है कि इसमें उस कन्या का भी पूरा हक है, तो उसे लगभग आधे पैसे दे देता है और कहता है कि ये तुम इसके हकदार हो। कन्या भी खुश हो जाती है कि ये मेरी इतनी इज्जत करता है। दोनों मिलकर फैसला करते हैं कि डेस्टिनेशन मैरिज को निपटाने के बाद हम लोग वहीं पर शादी कर लेंगे, क्योंकि कन्या की भी इच्छा थी कि एक दिन उसकी शादी भी एक डेस्टिनेशन में ही मैरिज हो। दोनों खुश पूरी तैयारी के साथ जाते हैं। उसके पहले अपनी ब्यूटी क्रीम्स के बहुत सारी फैक्ट्री भी खोल लेते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनाना शुरू करते हैं। तो अपने सारे प्रोडक्ट लेके अपनी पूरी टीम को लेकर उस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं। वहाँ पे देश और दुनिया के एक से एक बड़े बड़े व्यक्ति आते हैं। सबके कटिंग बनाई जाती है या सभी की दाढ़ी बनाने का काम करना पड़ता है। लोग उसे बहुत इनाम देते हैं, लाखों रुपए तो उसे इनाम में मिल गए। लेकिन भाग्य देखिए कि उस रिजॉर्ट का मालिक इस कन्या पे बहुत खुश हो जाता है, फिदा हो जाता है और उसे शादी का प्रपोजल दे देता है। उसकी कन्या की शादी उसी डेस्टिनेशन में हो जाती है, सिर्फ दूल्हा बदल जाता है। एक बार फिर हमारा बार बार बेचारा अकेला हो गया, लेकिन फिर वही दोहराता है कि मैं किसी परेशानी या मुसीबत से डरूंगा नहीं, लड़ूंगा। अब तो उसके ऊपर जैसे जुनून छा गया था। अपने शहर में आकर दिन रात काम करना शुरू कर देता है और जो अपना सुंदर घर बना हुआ था उसको अपने मैनेजर को दे देता है और वहीं पे और एक्सटेंशन करके जितने लोग उसके साथ काम करते हैं सबको रहने की जगह दे देता है। कहता है कि मेरे को इतनी बड़ी जगह की ज़रूरत ही नहीं है। वो अपनी दुकान के पास ही एक कमरा लेके उसको सुसज्जित कर लेता है अपनी ज़रूरत की चीज़ों से और वहीं रहने लगता है और दिन रात पागलों की तरह काम करता है। देखते ही देखते इसकी देश में 1000 ब्रांचेस खुल जाती हैं, 1000 फ्रेंचाइजी। बड़ा खुश होता है कि चलिए जीवन में कुछ तो हासिल किया। अब उसके दिल में यह ख्याल आता है कि जब मैंने पूरे देश में फतेह जीत ली है तो विदेश में भी तो मेरी फ्रेंचाइजी शॉप होनी चाहिए। तो इसलिए दुनिया का सबसे रईस देश को चुनता है और उस देश के सबसे बड़े शहर को चुनता है और वहाँ पे जाता है और वहाँ पे एक बहुत ही करोड़पति के साथ एग्रीमेंट करके एक फ्रेंचाइजी का काम शुरू करने की प्लानिंग करते हैं। बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन एक आर्किटेक्ट के माध्यम से बनाने की तैयारी की जाती है कि वहाँ पे आदमी, बच्चे, औरत सबकी ब्यूटी लाइज इन हेयर कटिंग सैलून सेवा करेगा। तय हो जाता है कि लगभग 1 साल में ये कंस्ट्रक्शन और ये सारी तैयारी हो जाएगी और उद्घाटन के लिए हमारे बार्बर साहब दोबारा आएंगे। वापस अपने शहर में आ जाता है, काम करने लग जाता है। एक दिन मैनेजर से कहता है कि भाई हमने 1000 ब्रांचेस तो यहाँ पर खोल ली हैं, विदेश में भी अब तैयारी हो गई है और वो भी दुनिया के सबसे रईस देश में। अब मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं जिस शहर से भाग कर आया था एक बार उसके दर्शन करना चाहता हूँ। अपनी लंबी चौड़ी कारी लेकर जहाँ पर वो पैदा हुआ था उस शहर में आ जाता है। सारे भिखारियों को भी अपने होटल में खाने पे बुलाता है, सबके साथ मिलकर उनके बीच में बैठ के खाना खाता है। एक भिखारी रोते हुए कहता है कि मैं भीख नहीं मांगना चाहता हूँ, मैं अपना काम करना चाहता हूँ। तो तुरंत
एक बिस्किट की फैक्ट्री बिक रही थी, वो बिस्किट की फैक्ट्री खरीद ली जाती है और उसका मालिक इसको बना दिया जाता है। 10% शेयर हमारे बार्बर का और बाकी का सारा शेयर भिखारी का। भिखारी खुश कि अब तो वो मालिक बन गया। हमारे बार्बर साहब कहते हैं कि जो 10% शेयर मेरा है उसके बिस्किट तुम लेकर रोज सड़क में जो कुत्ते घूम रहे हैं उनको खिलाओगे। एक दिन मैंने इनकी रोटी छीनी थी, आज मैं वो कर्जा माफ कराना चाहूँगा कुत्तों से और 10% बिस्किट रोज के रोज ये स्ट्रीट डॉग्स सड़क के कुत्तों को तुम खिलाओगे। और उसे बहुत एक मानसिक शांति मिलती है अपने इस फैसले से। भिखारियों को बुलाता है, कहता है क्या आप लोग नहीं चाहते हो कि आप भी इतने इज्जत से अपनी जीवन बिताएं? तो भिखारी कहते हैं कि भाई उसे तो फैक्ट्री मिली, हमें क्या मिला? वो कहता है काम करने की इच्छा रखिए, काम मैं दूंगा। वो बहुत सारी ई रिक्शा खरीदता है, सबको ई रिक्शा चलाने की ट्रेनिंग देता है और जितने भिखारी हैं सबको एक एक ई रिक्शा ला के देता है। कहता है आज के बाद आप अपनी मेहनत की कमाई खाएंगे। भिखारी खुश हैं कि चलिए भीख मांगने की जिंदगी से फ्री हो गए, अपना काम मेहनत से करना शुरू कर देते हैं। फिर इसके दिल में एक ख्याल आता है कि इनके रहने के लिए एक अच्छी जगह होनी चाहिए, तो एक टावर खरीद ली जाती है। वहाँ पे हर भिखारी के लिए एक सूटेबल कमरा तय कर दिया जाता है और सबको वो एक एक कमरा अलॉट कर देता है, चाबी सबको दे देता है। सब बहुत खुश कि अब अपना काम अपना घर। इस खुशी में वो एक बहुत अपने स्टैंडर्ड की पार्टी अरेंज करते हैं और इसे निवेदन करते हैं कि आप भी आइएगा। हमारा बार्बर भी खुश, जहाँ से वो एक दिन चोरी करके भागा था, आज उनको वापस में कुछ तो दे पाया। इसी समय मैनेजर का फोन आता है कि साहब विदेशी ब्रांच तैयार हो गई है, उसके उद्घाटन के लिए आपको चलना है। मैनेजर अपनी कार लेकर इनको लेने के लिए आता है। ये भी तय करता है कि बस ये पार्टी ख़त्म करने के बाद सबके साथ मिलकर एक जश्न मनाने के बाद मैं वापस जाऊंगा और विदेश में अपनी ब्रांच का उद्घाटन करूंगा। सब लोग खुश भी हैं, दुख भी हैं कि एक इतना अच्छा इंसान उनके सबके जीवन से एक बार फिर वापस चला जाएगा। सब फूल की माला लाकर उसको पहनाते हैं और विदाई देते हैं। सबकी आंखों में आंसू भी हैं और खुशी भी है। इज्जत के साथ उसको उसकी कार में बिठाने के लिए ले जाते हैं, लेकिन तभी अचानक उसे चक्कर आता है, वो गिर जाता है और वहीं पर उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। मैनेजर सोचता है कि अरे इनको तो मैं विदेश ले जाना था, इनकी यात्रा विदेश में होनी थी, अब इनकी शव यात्रा। उसकी शव यात्रा में पूरे देश दुनिया के एक से एक बड़े से बड़े सेलिब्रिटी आते हैं और हर व्यक्ति ये कहता है कि ऐसी शव यात्रा उन्होंने जीवन में नहीं देखी। तो साथियों, इस कथा को सुनकर आपके दिल में क्या विचार आते हैं? आज आप भी अपनी जितनी परेशानी है उसका एक लेखा जोखा बनाइए और तुलना करिए, क्या आपकी परेशानी इस बालक की परेशानियों से ज्यादा है? अगर नहीं है तो अपने आप को भाग्यशाली कहिए, ईश्वर का शुक्रिया कीजिए और ये प्रतिज्ञा करिए कि आप अपने जीवन में अपनी तकलीफ़ों से, परेशानियों से कभी भी नहीं डरेंगे, कभी भी नहीं भागेंगे और एक दिन परेशानियों को हटा देंगे। मुझे विश्वास है कि अगर आप रुकेंगे नहीं, चलते रहेंगे तो मंजिल एक दिन मिलेगी।
खुशियां एक दिन मिलेंगी। शुक्रिया। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है। आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, आती है आंधियां तो कर उनका खैर मकदम, तूफान से ही तो लड़ने खुदा ने तुझे गढ़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। के सोना है और भी निखरता, अग्नि में तप के सोना है और भी निखरता, दुर्गम को पार करके हिमालय कोई चढ़ाए, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, लाएगी रंग मेहनत आखिर तुम्हारी एक दिन, होगा विशाल तरवर वो बीज जो पड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है, मेरा खुदा बड़ा है। सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, वो सर्व शक्तियों से जब साथ है हमारे, हर काम उसके रहते हरगिज़ हुआ पड़ा है। कभी हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, कभी हारना ना हिम्मत का कदम बढ़ाओ, हजारों कदम बढ़ाने वो सामने खड़ा है। ये मत कहो खुदा से मेरी मुश्किलें बड़ी हैं, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा बड़ा है, ये मुश्किलों से कह दो मेरा खुदा